नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वह चेस्टर बर्नार्ड के प्रशासनिक सिद्धांतों पर है। हम्म। अब देखिए, बर्नार्ड कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे जो बंद कमरों में थ्योरी लिखते हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो शख्स थे जिन्होंने बेल टेलीफोन कंपनी में लगभग 40 साल काम किया, एकदम जमीनी स्तर से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक। और सच कहूं तो यही बात उनके विचारों को इतना दिलचस्प बना देती है। बिल्कुल। उनके विचार किसी लैब में नहीं, बल्कि एक असली चलते फिरते शोर मचाते हुए संगठन के अंदर से निकले थे। उन्होंने चीजों को वैसे देखा जैसी वे होती हैं, न कि जैसी किताबों में लिखी होनी चाहिए। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि कोई संगठन, चाहे वो एक कंपनी हो, एक एनजीओ हो या कोई सरकारी दफ्तर, आखिर काम कैसे करता है। लोगों को रोज सुबह उठकर काम पर आने के लिए क्या चीज प्रेरित करती है। और एक बॉस का असली अधिकार कहाँ से आता है? हाँ, तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हमें संगठनों की जरूरत ही क्यों है? हम अकेले अकेले क्यों नहीं काम कर सकते? बर्नार्ड का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि इंसान के तौर पर हमारी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं? कैसी सीमाएं? जैविक रूप से हम थक जाते हैं, हमें आराम चाहिए। शारीरिक रूप से हम अकेले एक भारी पत्थर भी नहीं उठा सकते, पहाड़ हिलाना तो दूर की बात है। और सामाजिक रूप से भी हम अकेले कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। अच्छा। तो इन्हीं सीमाओं को पार करने के लिए हम सहयोग करते हैं, और सहयोग करने का सबसे व्यवस्थित तरीका ही एक संगठन है। मतलब संगठन हमारी व्यक्तिगत कमजोरियों का एक सामूहिक समाधान है। हाँ, और सिर्फ समाधान नहीं, बल्कि हमारी ताकत का मल्टीप्लायर भी है। एक अकेला इंसान पत्थर नहीं उठा सकता, पर 100 लोग मिलकर पहाड़े ला सकते हैं। इसीलिए बर्नार्ड के लिए संगठन सिर्फ एक ढांचा नहीं था, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह हाँ, था। बिल्कुल, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। हर कोई अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, लेकिन एक कॉमन धुन बनाने के लिए। अगर तालमेल नहीं तो वो सिर्फ शोर है, संगीत नहीं। उनकी परिभाषा ही यही थी, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की गतिविधियों में सोच समझकर किया गया तालमेल। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण बढ़िया है। तो अगर हमें एक ऑर्केस्ट्रा यानी एक संगठन बनाना है तो किन चीजों की जरूरत होगी? बर्नार्ड के दस्तावेजों के हिसाब से 3 मुख्य चीजें हैं। पहला है साझा उद्देश्य, यानी सबको पता हो कि कौन सी धुन बजानी है। सही। दूसरा, योगदान की इच्छा, यानी हर म्यूजिशियन बजाने के लिए तैयार हो। और तीसरा, संचार, कंडक्टर का इशारा, ताकि सब एक साथ शुरू करें और एक साथ रुकें। और यहीं पर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, जिसे योगदान संतुष्टि संतुलन कहते हैं। योगदान संतुष्टि संतुलन, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। इसे आप हर कर्मचारी के दिमाग में चलने वाला एक अदृश्य तराजू समझिए। एक पड़ले पर वो अपना योगदान रखता है, अपनी मेहनत, अपना समय, अपनी क्रिएटिविटी। और दूसरे पड़ले पर वो चीजें हैं जो उसे संगठन से मिल रही हैं। सैलरी, बोनस, पहचान, सम्मान। या शायद बस काम का अच्छा माहौल। बिल्कुल। और हर व्यक्ति लगातार ये तौल रहा होता है। अगर उसे लगता है कि जो मिल रहा है वो उसके योगदान से ज्यादा है, तो वो संतुष्ट है। इसे बर्नार्ड नेट सेटिस्फैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर तराजू दूसरी तरफ झुका तो जिस पल उसे लगा कि वो दे ज्यादा रहा है और मिल कम रहा है, तो उसका उत्साह, उसकी प्रेरणा कम होने लगती है। वो शायद नौकरी ना छोड़े, पर अपना 100% देना बंद कर देगा। तो ये तो एक तरह का साइलेंट नेगोशिएशन है जो हर कर्मचारी हर रोज अपने मैनेजर के साथ कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब कर्मचारी सिर्फ सैलरी नहीं ले रहा, वो अपनी प्रेरणा और मेहनत का सौदा कर रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बर्नार्ड के मुताबिक इस सौदे में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। यही तो उनकी सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने कहा कि पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है जो लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने 2 तरह के प्रोत्साहनों की बात की। एक है सामान्य प्रोत्साहन जो सबको मिलते हैं, जैसे सहयोगी आकर्षण। सहयोगी आकर्षण मतलब अच्छे लोगों के साथ काम करना। ये सहयोगी आकर्षण वाली बात तो मैं मान सकती हूँ। मेरी पिछली नौकरी में सैलरी कुछ खास नहीं थी, पर टीम इतनी कमाल की थी कि मुश्किल दिनों में भी ऑफिस आने में मजा आता था। शायद बर्नार्ड इसी की बात कर रहे थे। बिल्कुल उसी की बात कर रही हैं। इसके अलावा अच्छा काम करने का माहौल, किसी बड़े काम का हिस्सा होने का एहसास, जिसे उन्होंने अवसर कहा, और लोगों के बीच दोस्ताना बातचीत, ये सब सामान्य प्रोत्साहन है। और दूसरे वाले? फिर आते हैं विशिष्ट प्रोत्साहन, जो हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। इनमें भौतिक चीजें हैं, जैसे पैसा और सुविधा है। फिर गैर भौतिक चीजें हैं, जैसे प्रतिष्ठा, शक्ति और सम्मान। और एक तीसरा भी है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, आदर्श लाभ। हाँ, आदर्श लाभ। इसका मतलब है अपने काम में गर्व महसूस करना। जैसे एक सैनिक के लिए देशभक्ति,
या एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान बचाने का संतोष। या फिर बस अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करने का भाव। बिल्कुल, ये वो गहरी भावनाएं हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये सोचना ही हैरान करने वाला है कि 1938 में कोई व्यक्ति कंपनी कल्चर, वर्क लाइफ और काम के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में इतनी गहराई से लिख रहा था। ये तो आज के दौर के एचआर डिपार्टमेंट की बातें लगती हैं। इससे पता चलता है कि वो सच में लोगों को काम करते हुए देख रहे थे, सिर्फ थ्योरी नहीं बना रहे थे। इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने इंसान को मशीन का पुर्जा नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाला, भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति माना। तो लोगों को प्रेरित करने के तरीके तो हमने समझ लिए, लेकिन प्रेरणा का क्या फायदा अगर लोग आपके आदेश ही ना माने? और यहीं पर बर्नार्ड का वो आइडिया आता है जो उस वक्त के हर बॉस को हिलाकर रख देता होगा। हाँ, उनका सबसे क्रांतिकारी विचार, अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत। स्वीकृति सिद्धांत। पारंपरिक सोच यही थी, और आज भी कई जगह है, कि अधिकार ऊपर से नीचे आता है, सीईओ से मैनेजर, मैनेजर से कर्मचारी। बर्नार्ड ने कहा, नहीं, ये गलत है। तो फिर असली अधिकार नीचे से ऊपर जाता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये हकीकत में होता है? ज्यादातर कंपनियों में तो बॉस का आदेश पत्थर की लकीर होता है। क्या कोई कर्मचारी सच में आदेश सुनने के बाद कोई चेकलिस्ट बनाता है कि मानूं या ना मानूं? ज्यादातर तो बस नौकरी बचाने के लिए हाँ बोल देते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। बर्नार्ड ये नहीं कह रहे कि कर्मचारी बैठकर मीटिंग करता है कि आदेश मानना है या नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो पल भर में हो जाती है। अच्छा। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी आदेश को तभी स्वीकार करता है जब 4 शर्तें पूरी होती हैं। पहली, उसे आदेश समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरी, उसे यकीन हो कि आदेश संगठन के लक्ष्य के खिलाफ नहीं है। तीसरी, आदेश उसके व्यक्तिगत हितों से भी मेल खाता हो। और चौथी, वो उसे पूरा करने में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। ये तीसरी शर्त बहुत पेचीदा है, व्यक्तिगत हितों से मेल खाता हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई आदेश मेरे फायदे का नहीं है तो मैं उसे मानने से इनकार कर सकती हूँ। सैद्धांतिक रूप से हाँ। अगर आपका बॉस आपको अपना कोई निजी काम करने को कहे जो कंपनी के हित में नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं। उस वक्त बॉस का अधिकार शून्य हो जाता है। तो फिर लोग ज्यादातर आदेश मान क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आदेश बर्नार्ड के एक और कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं जिसे उन्होंने उदासीनता का क्षेत्र या जोन ऑफ इंडिफरेंस कहा। अच्छा, तो ये वो चलता है वाला जोन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर वो कहे आज रात 10 बजे तक रुकना है जी। तो वो इस जोन के बाहर की बात हो जाती है और हम सवाल करने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब एक अच्छे मैनेजर का काम हमारी चलता है कि सीमा को बढ़ाना है। एग्जैक्टली एक अच्छा मैनेजर आदेश नहीं देता, वो लोगों को प्रेरित करके उन्हें समझाकर इस उदासीनता के क्षेत्र को इतना बड़ा कर देता है कि ज्यादातर काम उसी के अंदर आ जाएं और लोग खुशी खुशी उन्हें कर लें। और इसमें अनौपचारिक संगठन मदद करते होंगे। बहुत ज्यादा। अनौपचारिक संगठन मतलब ऑफिस में दोस्तों के ग्रुप, लंच टेबल पर होने वाली गपशप। वही बर्नार्ड का मानना था कि जहां भी एक औपचारिक ढांचा होगा वहां अपने आप अनौपचारिक रिश्ते बनेंगे ही, और ये समूह बहुत ताकतवर होते हैं। कैसे? ये संचार को तेज करते हैं। सोचिए, ऑफिस में कोई अफवाह किसी ऑफिशियल ईमेल से कितनी तेजी से फैलती है। ये समूह लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। एक समझदार मैनेजर इन्हें दबाने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा स्याह पहलू भी आता है। दस्तावेजों में अधिकार का भ्रम या फिक्शन ऑफ अथॉरिटी की बात की गई है। ये सुनने में थोड़ा जोड़ तोड़ वाला लगता है। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक दाव है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ऑफिस में ये अफवाह फैला देना कि सबके इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही है, भले ही ये सच ना हो। अच्छा। अगर कर्मचारी इस पर यकीन कर लेते हैं तो वे काम के समय सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करने से बचेंगे। बर्नार्ड का मानना था कि संगठन के बड़े लक्ष्यों के लिए कभी-कभी ऐसे भ्रम जरूरी हो जाते हैं। ये नैतिकता के लिहाज से थोड़ा मुश्किल लगता है। और नैतिकता की बात से मुझे बर्नार्ड का जिम्मेदारी का सिद्धांत याद आया, जो काफी गहरा है। बहुत गहरा। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक नैतिक कोड नहीं होता, कई कोड एक साथ काम करते हैं। देश का कानून, उसका धर्म, उसके पेशे की नैतिकता, परिवार के संस्कार। और एक लीडर के लिए असली चुनौती तब आती है जब ये कोड आपस में टकराते हैं। बिल्कुल। जैसे एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को प्रोडक्ट की खामियां छिपाकर बेचने के लिए कह रहा है। यहाँ पेशेवर कोड मतलब बॉस का आदेश और व्यक्तिगत कोड मतलब ईमानदारी में सीधा टकराव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बर्नार्ड के मुताबिक 2 चीजें होती हैं। पहली है पैरालाइसिस,
यानी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वो उलझन में फंस जाता है। और दूसरी है गिल्ट, यानी अपराध बोध। वो या तो बॉस की बात मानकर बेईमानी का बोझ महसूस करता है या बॉस की बात ना मानकर नौकरी खोने का डर। दोनों ही सूरतों में वो परेशान रहता है। तो इसका हल क्या है? बस अपराध बोध में जीते रहें? नहीं, बर्नार्ड कहते हैं कि एक महान लीडर की पहचान यही है कि वो ऐसी स्थिति में एक अभिनव रणनीति, यानी कोई तीसरा एकदम नया रास्ता निकालता है। टीम को नैतिक दुविधा में डालने के बजाय उस दुविधा को ही खत्म करने का रास्ता बनाता है। ये तो नेतृत्व की असली परीक्षा है, और ये सब कुछ एक चीज पर आकर टिक जाता है, संचार। ऐसा लगता है बर्नार्ड के लिए हर समस्या का हल संचार में ही था। काफी हद तक। उनका तो यहाँ तक कहना था कि एक एग्जीक्यूटिव का पहला और सबसे जरूरी काम ही एक प्रभावी संचार प्रणाली बनाना और उसे बनाए रखना है। उन्होंने इसके लिए 7 नियम भी दिए, जैसे संचार के रास्ते सबको पता होने चाहिए, लाइन छोटी और सीधी हो, और संदेश भरोसेमंद स्रोत से आए। ये नियम आज भी किसी भी संगठन की नींव है। संचार के बाद आता है निर्णय लेना। यहाँ भी बर्नार्ड की सोच काफी साफ थी। उन्होंने फैसले लेने को साधनों को लक्ष्यों से मिलाने की प्रक्रिया बताया। और उन्होंने 2 तरह के निर्णयों में फर्क किया। पहले है व्यक्तिगत निर्णय, जो हम अपने लिए लेते हैं। ये भावनाओं पर आधारित हो सकते हैं, जैसे आज मन किया तो छुट्टी ले ली। घटनात्मक निर्णय जो एक अधिकारी अपनी पोजीशन में रहकर लेता है। बर्नार्ड का मानना था कि इन फैसलों को हमेशा तर्कसंगत और विवेकपूर्ण होना चाहिए, भावनाओं पर आधारित नहीं। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो एक बड़ी अनोखी चीज का जिक्र करते हैं, रणनीतिक कारक या स्ट्रेटेजिक फैक्टर। ये क्या भला है? ये समस्या सुलझाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। रणनीतिक कारक का मतलब है किसी बड़ी समस्या के उस एक छोटे से हिस्से को खोजना जिसे ठीक कर देने से पूरी समस्या अपने आप हल हो जाए। कोई उदाहरण? दस्तावेज में एक बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए एक बड़ी मशीन काम नहीं कर रही है, उसके हजारों पुर्जे हैं, लेकिन अगर समस्या सिर्फ एक ढीले पेच की वजह से है तो वो एक पेच ही रणनीतिक कारक है। अच्छा। उसे कस दीजिए और पूरी मशीन चल पड़ेगी। एक अच्छे लीडर की नजर उसी एक पेंच पर होती है। मतलब पूरी मशीन को खोलने के बजाय उस एक सही जगह पर चोट करना, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बर्नार्ड के अनुसार एक लीडर के 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं? पहला, संचार बनाए रखना, यानी संगठन का ढांचा बनाना और ये सुनिश्चित करना कि सूचना सही तरीके से और सही लोगों तक पहुंचे। ठीक है। दूसरा, आवश्यक सेवाएं सुरक्षित करना। इसका मतलब है लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना, उन सभी भौतिक और गैर भौतिक प्रोत्साहनों का इस्तेमाल करके जिनकी हमने बात की। और तीसरा, उद्देश्य तैयार करना, यानी सबको ये बताना कि हम सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो जो बड़ी बातें मुझे आज समझ में आई वो ये है कि बॉस का अधिकार उसकी कुर्सी से नहीं, बल्कि कर्मचारी की स्वीकृति से आता है। लोगों को काम पर बनाए रखने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, अच्छा माहौल और अच्छे साथी भी उतने ही जरूरी हैं। सही बात है। और यहाँ तक कि ऑफिस की गपशप भी संगठन के लिए फायदेमंद हो सकती है। और यही बातें बर्नार्ड के विचारों को आज इतने दशकों बाद भी बेहद प्रासंगिक बनाती हैं। उन्होंने हमें संगठन को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि इंसानों से बनी एक जीवित सामाजिक व्यवस्था की तरह देखना सिखाया। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर में जहां सहकर्मियों के बीच वो अनौपचारिक बातचीत, वो कैंटीन या वाटर कूलर पर होने वाली गपशप लगभग खत्म हो गई है, बर्नार्ड के अनौपचारिक संगठन के सिद्धांत का क्या होता है? क्या रिमोट वर्क अनजाने में हमारे संगठनों को भीतर से कमजोर कर रहा है, क्योंकि ये उस अनौपचारिक संचार और आपसी विश्वास को मुश्किल बना देता है जो बर्नार्ड के मुताबिक इतना जरूरी है? इस पर सोचेगा जरूर।